हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 36 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटीपीएसबी यूपीएससी अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित है, ये नहीं सत्य है, क्योंकि वर्ण जो है वो किस पर आधारित है? वो गुणों पर आधारित है। आप गुण में चेंज करके अपने वर्ण को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित है, ये भी नहीं सही है, क्योंकि जन्म पर आधारित है जाति और वर्ण केवल कर्म पर आधारित है। ठीक है, जाति एवं वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी वर्ण भी 4 भागों में बटा है, समाज को स्तरीकृत करता है, उच्च से लेकर निम्न तक वर्ण होते हैं और जाति में भी स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में स्तरीकरण होता है। फिर देखिए, जाति एवं वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है, ये बिल्कुल नहीं सही है। तो इसमें से सही कौन सा है? सी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है, तो किसका अध्ययन है? सामाजिक समस्याओं का अध्ययन है क्या? नहीं। सामाजिक अन्याय का भी अध्ययन नहीं है, ये सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक असमानता देखिए स्तरीकरण में क्या होता है? निम्न से लेकर उच्च तक लोग होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जाति है, निम्न जाति, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची। ठीक है, तो असमान है, सबका जो कार्य है सब असमान है, सबको जो विशेषाधिकार दिए गए वो भी असमान है। ठीक है, तो इन्हीं असमानताओं पर आधारित है सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, फिर देखिए सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम है, वो कौन सा उपागम है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, तो कौन सा एक आयामी है क्या? नहीं है। द्विआयामी भी नहीं है, तो इसमें देखिए त्रिआयामी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको मैक्स वेबर के चैप्टर में भी बताया था कि उन्होंने 3 आयामों की बात की थी स्तरीकरण को लेकर। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल ढंग से उसमें समझाया गया है। ठीक है, तो इन्होंने स्तरीकरण के त्रिआयामी सिद्धांत की बात की है, और वो 3 आयाम कौन कौन से हैं? वर्ग, परिस्थिति और सत्ता। ठीक है, तो 3 आयाम के आधार पर उन्होंने बांटा है चीज़ों को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में यह विचार किसका है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप में समाज में स्थापित की जाती हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये ट्यूमिन का कथन है। ठीक है, क्योंकि ट्यूमिन ने माना है कि जो सामाजिक असमानता होती है, जो सामाजिक स्तरीकरण है, ये उच्च वर्ग द्वारा निर्मित संस्कृति है। ठीक है, और ये जानबूझकर समाज में असमानता स्थापित करने के लिए और स्वयं को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ट्यूमिन का ये कथन है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बंद समाज का सबसे अच्छा उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? यानी बंद समाज कौन सा ऐसा समाज है जिसमें बंद समाज देखने को मिलता है? तो हिंदू समाज। ठीक है, हिंदू धर्म में क्या होता है कि आपने देखा होगा जाति व्यवस्था है, जन्म पर आधारित है, इस पर हम बाहर नहीं निकल सकते और इसके उनको मानना ही होता है। ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो बड़े ही कठोरता के साथ इसका पालन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हिंदू समाज है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है सामाजिक गतिशीलता अधिक? वर्ग व्यवस्था में। ठीक है, वर्ग व्यवस्था में लोग जो है अपनी योग्यता को बढ़ाकर अपने जो सामाजिक स्तरीकरण है उसमें उच्च या फिर निम्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जाति व्यवस्था के अंतर्गत विवाह द्वारा स्वीकृत अधिकारों के अंतर्गत कौन ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करता है? यानी विवाह के द्वारा जो गतिशीलता प्राप्त होती है वो किसको प्राप्त होती है? स्त्री को प्राप्त होती है कि पुरुष को प्राप्त होती है कि दोनों को या फिर दोनों को नहीं? ठीक है, तो देखिए शादी जो यदि कोई निम्न जाति की लड़की उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो होता क्या है कि स्त्री जो होती है उसका जो वो सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें गतिशीलता किसको मिलेगी? स्त्री को मिलेगी, क्योंकि वो पुरुष के नाम से जानी जाती है, उसका जो सरनेम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहचान चेंज हो जाएगी, और ये जो विवाह है अनुलोम विवाह कहलाता है, और इससे समाज में स्त्री की जो भूमिका है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो सामाजिक गतिशीलता किसको प्राप्त होती है? स्त्री को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है किसने सामाजिक गतिशीलता की पुनरुत्पादक और प्रवासी और प्रौद्योगिकी स्वरूपों में बांटा है? ठीक है, 3 भागों में किसने बांटा है सामाजिक गतिशीलता को? पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक। ठीक है, तो ये 3 स्वरूप बताए हैं जोसेफ ए कार्ल ने। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार गतिशीलता को 3 भागों में बांटा है, तो ये नाम याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है संस्कृतिकरण का व्यापक अर्थ क्या है?
तो संस्कृतिकरण क्या ये क्षैतिज गतिशीलता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग अपने से उच्च जाति का अनुकरण करके उसके जैसा बनना है, ठीक है, अपने जाति का अनुकरण करके उसके जैसा नहीं बनना है, तो ये क्षैतिज गतिशीलता नहीं है, ठीक है। संरचनात्मक गतिशीलता भी नहीं है, क्योंकि स्तरीकरण में जो व्यक्ति अपने से उच्च जाति के लोगों का अनुकरण करके उनके जैसा बनने का प्रयास करता है, केवल उसका भला होता है, ठीक है, केवल उसकी जाति जो है वो उच्च जाति में होती है, पूरे समुदाय की जाति चेंज नहीं होती। तो ये संरचना की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी संस्कृतिकरण की बात हो तो संरचनात्मक गतिशीलता नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी है, तो ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है, यानी उसकी जो संस्कृति है वो चेंज होती है और वो थोड़ा अपवर्ड होती है, ठीक है, और वो क्या होता है, संस्कृति में उच्च जाता है, ऊपर जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है संस्कृतिकरण। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक व्यक्ति जो अकुशल श्रमिक से कुशल श्रमिक में परिवर्तित होता है, यानी उसके अंदर कुशलता नहीं है, फिर वो अपने आप को कुशल बना लेता है, तो उसे किस नाम से संबोधित किया जाएगा? कैसे उसको संबोधित करेंगे? लंबवत सामाजिक गतिशीलता है वो क्या? नहीं है। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता भी नहीं है, ठीक है। अंतः पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता, या फिर अंतर पीढ़ी। तो देखिए अंतः पीढ़ी जो व्यावसायिक गतिशीलता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी ही पीढ़ी में, यानी एक व्यक्ति है, उसने पहले नेट किया, JRF किया, फिर उसने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की, फिर वो एसोसिएट बना, फिर वो धीरे धीरे प्रोफेसर बना, फिर सचिव बना, फिर इस तरह से बड़े बड़े पोस्ट पे वो तैनात होता चला गया, ठीक है। तो ये उसके जीवन के स्वयं के मेहनत का परिणाम है। ये क्या हो गया? अंतः पीढ़ी, यानी पीढ़ी के अंदर ही, ठीक है, हम अपनी ही पीढ़ी में जो कर रहे हैं। फिर अंतर पीढ़ी का मतलब होता है कि पीढ़ियों के मध्य, यानी दादा कुछ और थे, उनसे ऊंचा जो पोस्ट है वो बेटे को मिला, ठीक है, फिर उनसे ऊंचा पोस्ट उनके बेटे को मिला। तो जो पीढ़ियों के बीच में जब गतिशीलता होती है, ठीक है, तो ये अंतर पीढ़ी होती है। लेकिन अंतर पीढ़ी में एक व्यक्ति स्वयं ही जो गतिशीलता अपनी मेहनत से जीवन में एक के बाद एक पद जो पाता रहता है, तो उसको अंतर पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो अकुशल श्रमिक है और वो कुशल श्रमिक बन रहा है, उसने टेक्नोलॉजी सीख ली, उसने नए नए टेक्निक को सीखा है, इसीलिए वो बन गया, ठीक है। तो ये अंतः पीढ़ी कहलाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।